एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पीवाईक्यू को प्रैक्टिस, वो भी यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जो पेपर सितंबर 2022 में, जिसको जून 2022 का नाम दिया गया था, उस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी शिफ्ट नंबर 1। यानी ये पेपर जो मॉर्निंग में हुआ था उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर इस पूरे पेपर को एक बार एनालाइज किया जाए तो इस पेपर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और पार्ट सी के अंदर ये 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो पार्ट बी के 4 क्वेश्चन है, ये लास्ट की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन 6 क्वेश्चन को। ये कौन से हैं और किस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीजन रिपेयर सिस्टम रिप्लेस अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए अराउंड द साइट ऑफ डैमेज। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर इन ई कोलाई। यानी क्वेश्चन कहां से आया है? ये आया है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर से, जो प्रोकैरियोट्स में होता है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर आखिर होता क्या है। चलिए तो इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो देखो, ये डायग्राम जो लगा है ये है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का। सबसे पहले क्या है, ये डीएनए दिया हुआ है। इस डीएनए में ये जो रेड मार्क है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कोई डैमेज है। इस डैमेज को रिकॉग्निशन कौन करता है? ये UVR-A एंड UVR-B। मतलब UVR-A का काम होता है इस पूरे डीएनए में कहां पर डैमेज हुआ है उस साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम होता है UVR-A का, लेकिन वो UVR-B के साथ में आता है इसको रिकॉग्नाइज करने। अब जैसे ही ये दोनों आ जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर डैमेज है, तो वो यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद A का काम खत्म हुआ, क्योंकि A का काम केवल क्या था? रिकॉग्नाइज करने का। उसने कर दिया है तो वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और B का जो होमोडाइमर था उसमें से एक B भी बाहर निकल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दोनों A और एक B बाहर निकल गया है। ये जो UVR-B बचा है ये उसके बाद फिर रिक्रूट करता है UVR-C को। UVR-C का काम है कि जहां पर डैमेज हुआ है उसका थोड़ा सा उस साइड, उससे थोड़ा सा इस साइड, मतलब कि यहां पर और यहां पर निक क्रिएट करने का काम होता है UVR-C का। निक का मतलब होता है यहां कट लगाना है ताकि उसको, इस पार्ट को रिमूव किया जा सके। तो निक किसने किया है? UVR-C ने किया है। इसके बाद आता है UVR-D। UVR-D पहले इस डीएनए को अनवाइंड करता है। अनवाइंड करने के बाद जितने पोर्शन में कट हुआ है उसे रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये काम होता है UVR-D का कि इस पोर्शन को रिमूव करना। अच्छा, कितना रिमूव होता है? 12 से 13 न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया जाता है। यानी जो न्यूक्लियोटाइड में डैमेज है केवल उसको नहीं, उसके आसपास के 12 से 13 कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद फिर ये सब बाहर निकल जाते हैं, D, B, C सब। फिर आता है DNA पॉलीमरेज 1 जो आकर इस साइट पर डीएनए की फॉर्मेशन करता है। फिर आता है लाइगेज जो इस कट को सील कर देता है और फिर यहाँ पर एक नया डीएनए तैयार हो जाता है जिसमें कोई भी डैमेज नहीं है। तो ये है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो UVR-D होता है ये 12 से 13 न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। जहां पर डैमेज डीएनए है उसके आसपास मिलाकर टोटल 12 से 13 न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया जाता है। ओके, चलिए अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहले लिखा है UVR-B होमोडाइमर होता है जो क्रिएट करता है निक ऑन द वन स्ट्रैंड ऑफ बोथ साइड ऑफ द लीजन। मतलब जहां पर डैमेज हुआ है वहां UVR-B आता है होमोडाइमर की फॉर्म में और निक क्रिएट कर देता है। बिल्कुल गलत बात है। हाँ, हालांकि जो UVR-B है वो होमोडाइमर तो होता है लेकिन निक क्रिएट नहीं करता। निक को क्रिएट करने का काम होता है UVR-C का। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी A क्या है? गलत है। तो A गलत है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The 50-60 residue long stretch of DNA between the two nick is removed by the action of UVR-D। बिल्कुल सही बात तो ये है कि UVR-D रिमूव करता है, लेकिन वो 50 से 60 नहीं जबकि 12 से 13 होते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा है कि UVR-D 12 से 13 न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है जो डैमेज के आसपास होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो नंबर है वो गलत दे रखा है। यानी B भी क्या है? गलत है। तो इसमें B है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर है C एंड D। एक बार रीड कर लेते हैं। सी में लिखा है द गैप जनरेटेड इज फिल्ड इन टिपिकली बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। यानी वो जो गैप क्रिएट होता है UVR-D जब रिमूव कर देता है तो उसको डीएनए पॉलीमरेज 1 आकर फिल करता है। बिल्कुल सही बात है।
दैट डिस्टोर्शन कॉज्ड बाय द लीजन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय UVRA एंड B कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है, जहां पर डैमेज हुआ है उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? UVRA UVRB का जो कॉम्प्लेक्स आता है स्टार्टिंग में वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, वहां पर बाउंड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? C एंड D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो इंट्रॉन्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ट्रांसक्रिप्ट दैट गेट्स ट्रांसलेटेड, they are important for several reasons. The following statements are made with reference to the possible way in which introns are crucial to a cell survival. देखो, हम सभी जानते हैं डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस आरएनए को प्रोसेस किया जाता है, यानी उस आरएनए में एक्सोन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। ये जो एक्सोन है उनका काम होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन, और ये जो इंट्रॉन होते हैं उन्हें माना जाता है कि ये फालतू का पार्ट है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। लिखा है कि ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये उस एमआरएनए का पार्ट नहीं है जिसको आगे जाकर प्रोटीन बनाना है, लेकिन फिर भी इंट्रॉन्स जो होते हैं कई सारे रीजन है जिसकी वजह से इंट्रॉन हमारे सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। और आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई है और पूछा है इनमें से कौन कौन सा कारण है जो ये बताता है कि इंट्रॉन हमारे सेल के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए रीड करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। इसमें लिखा है, दे परमिट द जनरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम जीन। इसमें लिखा है कि अगर सेल के अंदर या फिर एमआरएनए के अंदर या फिर जो आरएनए बना है उसके अंदर इंट्रॉन होते हैं तो वहां पर हमें एक सिंगल जीन से ही बहुत सारे टाइप के प्रोटीन मिल सकते हैं। देखो, इस बात को मैं कैसे समझा सकती हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम लगा है, आपने सुना होगा अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के बारे में। देखो क्या होता है, जैसे एक जीन होता है, उस जीन के अंदर एक्सोन्स लिखे हैं और इंट्रॉन्स लिखे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये इंट्रॉन है, ये वाला पार्ट क्या है? एक्सोन है। इतना होने के बाद फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और यहां से ही इंट्रॉन वाला पार्ट जो होता है उसको हटा दिया जाता है, केवल एक्सोन को रखा जाता है। फिर ये जो एक्सोन होते हैं इनको अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता है और अलग अलग प्रोटीन को बनाया जाता है। कैसे? जैसे मान के चलो यहाँ पर एक के अंदर हमने 1 को रख दिया, 2 को रख दिया, 3 को रख दिया, 4 को नहीं रखा। ठीक है, 4 को भी हमने यहां से निकाल दिया है तो हमें अलग प्रोटीन मिला है। हमने सेकंड टाइम में क्या किया, 1 को रखा, 2 को रखा, 4 को रखा, 3 को हटा दिया है तो हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे अगर मैं 1 को रखूं, 2 को रखूं, 3 को रखूं तो मुझे अलग प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि इनका जो अरेंजमेंट है किसी तरीके से भी करके हमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मिल सकते हैं। ये हुआ कैसे है? इंट्रॉन के कारण। क्यों? क्योंकि अगर इंट्रॉन है तभी तो हम क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग करते हैं, जिससे डिफरेंट प्रोटीन को मतलब मिल सकता है हमें प्रोटीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि दे परमिट द जनरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम जीन। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी में लिखा है, दे मेन कोड mRNAs which modulate the expression of genes। आपने पढ़ा होगा कि ये जो MI और siRNA होते हैं उनका काम है किसी दूसरे RNA को साइलेंस करना या फिर उसको डैमेज कर देना। मान के चलो कोई RNA है सेल के अंदर, वो गलत काम कर रहा है, गलत टाइप के प्रोटीन बना रहा है, तो उस mRNA को साइलेंस करना यानी रोक देना या फिर उसको डैमेज ही कर देना, ये काम होता है MI और siRNA का। और देखा गया है कि सेल के अंदर बहुत से इंट्रॉन ऐसे हैं जो इन mRNA और siRNA की तरह एक्ट करते हैं या फिर इनको बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी में लिखा है, दे ऑफन इनकोड पेप्टाइड्स विच प्ले अ रोल इन रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? इसमें लिखा है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है मोस्टली। तो इस स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो इंट्रॉन होते हैं मोस्टली प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि मोस्टली एक्सोन बनाते हैं प्रोटीन, ना कि इंट्रॉन। इंट्रॉन रेयरली प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑफन लग गया है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी क्या है? गलत है। तो देखो सी यहाँ पर है तो ये गलत हो जाएगा, सी यहाँ पर है तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डी के बारे में। दे प्रोमोट एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन mRNAs थ्रू द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बाय द एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, जिसको EJC भी बोलते हैं। देखो इस डायग्राम में मान के चलो ये एक RNA है, इस RNA में एक्सोन है और ये वाला पार्ट इंट्रॉन है। अब जैसे ही इंट्रॉन को निकाला जाता है तो यहां पर ये एक्सोन है, ये वाला, यहां पर ये एक्सोन है, यहां पर ये एक्सोन है। ये वाला जो पोर्शन होता है दो एक्सोन के बीच का, इसको कहा जाता है एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे ही इंट्रॉन यहां से बाहर निकलता है तो कुछ प्रोटीन को यहां रिक्रूट किया जाता है, कुछ प्रोटीन को यहां पर ला दिया जाता है। जैसे देखो यहां लाया गया है, यहां लाया गया है। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये प्रोटीन इस mRNA को न्यूक्लियस से बाहर निकाल देते हैं, एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। हमको पता है ना कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बनता है mRNA, लेकिन mRNA का काम है प्रोटीन को फॉर्म करना।
वो प्रोटीन फॉर्म होता है साइटोप्लाज्म में। तो जरूरी है कि जो mRNA न्यूक्लियस के अंदर बना है उसे साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो उस एक्सपोर्ट करने में ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, जो किसने रिक्रूट किए हैं, इंट्रोन्स ने रिक्रूट किए हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम लिखा है कि ये प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन mRNAs, कैसे, रिक्रूट करके कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को, कहां पर, एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ई में लिखा है दे प्ले अ रोल इन mRNA सर्विलांस, यानी कि mRNA की निगरानी रखने में ये हेल्प करते हैं, कैसे, मॉड्यूलेशन ऑफ नॉन सेंस मीडिएटेड mRNA डीके बाय द एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये ऐसा ध्यान रखते रहते हैं कि कोई mRNA बेकार तो नहीं है, मतलब किसी mRNA में कोई नॉन सेंस म्यूटेशन तो नहीं हो गया है। नॉन सेंस म्यूटेशन का मतलब है स्टॉप कोडोन का आ जाना। तो ये इस चीज को ध्यान रखते रहते हैं। कैसे रखते हैं, देखो इस डायग्राम में, यहां पर ये एक प्री mRNA है जिसमें एक्सोन्स भी हैं, इंट्रोन्स भी हैं। इंट्रोन्स को बाहर निकाल दिया गया है, ये एक्सोन है, ये भी एक्सोन है, ये भी एक्सोन है। तो ये वाला एरिया अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, EJC होता है। अब EJC पर क्या होता है, EJC पर क्या होता है, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आ जाते हैं जिसके कारण उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पर 3 काम हो सकते हैं। पहला ये है कि अगर वहां नॉन सेंस म्यूटेशन हुआ है तो उसको डिके कर दिया जाता है। ठीक है, नॉन सेंस मीडिएटेड डिके कर दिया जाता है अगर वो वहां म्यूटेशन हुआ है। अगर ये बिल्कुल सही है तो उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है या फिर उसको लोकलाइज भी किया जा सकता है। तो यहां पर ये जो नॉन सेंस मीडिएटेड डिके हुआ है ये किससे होता है, एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ही होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखा आपने यहाँ पर कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, डी और ई सही है, यानी हमारा थर्ड स्टेटमेंट दैट इज ए बी डी ई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब कि क्वेश्चन कहां से आया है, ट्रांसक्रिप्शन से आया है और कहा है कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होना यानी स्टार्ट होना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और क्यों कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले वहां पर जो प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर क्या है, एक ऐसी साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम होता है उस प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना, फिर जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसे क्लोज से ओपन करना, उसके बाद फिर क्या होता है, अबॉर्टिव इनिशिएशन होता है, फिर फाइनली प्रोमोटर को एस्केप किया जाता है, तब जाकर ये जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन है ये खत्म होता है। तो यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दी है और पूछा है इन चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके रिगार्ड में, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के रिगार्ड में। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। प्रोमोटर एस्केप इन बैक्टीरिया इज यूजुअली अकम्पेनिड बाय द रिलीज ऑफ सिग्मा फैक्टर फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज होलोएंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी बैक्टीरिया है, इकोलाई है, इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन करता है उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एक होलो एंजाइम होता है। होलो एंजाइम इन द सेंस कि ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक होता है कोर एंजाइम, एक होता है सिग्मा फैक्टर। दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। कैसे, सिग्मा फैक्टर का काम है प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना, जबकि कोर एंजाइम का काम है जैसे रिकॉग्निशन हो जाता है फिर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है होलो एंजाइम। अब देखो यहां पर ये है कोर एंजाइम, ये है सिग्मा फैक्टर, दोनों मिल गए हैं, अब बना है ये होलो एंजाइम। अब ये होलो एंजाइम क्या करता है, डीएनए पर जाता है और प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है और वहां बाउंड हो जाता है। अब आपको बात यहां ये याद रखनी है कि ये जो सिग्मा फैक्टर है, कोर एंजाइम है, ये दोनों साथ में जाते हैं उस प्रोमोटर साइट पर। ठीक है, यानी होलो एंजाइम बनकर ही ये यहां पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिग्मा फैक्टर पहले चला जाएगा बाद में फिर ये कोर एंजाइम आएगा, और ना ही ऐसा है कि कोर एंजाइम पहले चला जाएगा फिर सिग्मा फैक्टर आएगा। तो ये दोनों साथ में जाते हैं। जैसे ही यहां पर ये आए हैं प्रोमोटर पर, इसके बाद ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इस कोर एंजाइम के साथ में रहता है। कहां तक, जब तक प्रोमोटर की जो साइट है यानी यहां से यहां तक क्या है, प्रोमोटर है, यहां तक ये साथ में रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रोमोटर को एस्केप कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं प्रोमोटर एस्केप, यानी प्रोमोटर में जितना भी पोर्शन था उसका ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, अब ये मूव करता है उस साइट पर जिसका एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन होना है। ठीक है, तो यहां तक तो ये सिग्मा फैक्टर इसके साथ में रहता है, लेकिन जैसे ही प्रोमोटर का एस्केप हो जाता है इसके बाद ये सिग्मा फैक्टर वहां से रिलीज कर जाता है। क्यों, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम होता है केवल प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना। वो काम हो चुका है तो सिग्मा फैक्टर कहता है कि मेरा काम था तुम्हें सही डायरेक्शन को दिखाना, मैंने दिखा दिया है, अब उस डायरेक्शन पर चलने का काम तुम्हारा है, मैं जा रहा हूं। तो सिग्मा फैक्टर यहां से रिलीज कर जाता है और ये जो आरएनए का कोर एंजाइम है ये ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो चलिए अब मूव करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट पर। लिखा यह है कि प्रोमोटर का एस्केप बैक्टीरिया के अंदर कब होता है? जब सिग्मा फैक्टर रिलीज कर दिया जाता है। कहां से? आरएनए पॉलीमरेज के होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स से। बिल्कुल सही बात है। हम कब ये मानेंगे कि प्रोमोटर एस्केप हो चुका है? जब आरएनए पॉलीमरेज के होलो एंजाइम से सिग्मा फैक्टर को रिलीज कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ए हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिएगा इसके बाद लिखा है, हाँ इसके बाद आप डी को एक बार रीड कीजिए। डी में लिखा है प्रोमोटर रिकॉग्निशन इन बैक्टीरिया इज गवर्न्ड बाय द सिग्मा फैक्टर। बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया के अंदर प्रोमोटर को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। आगे लिखा है विच बाइंड टू द -10 to -35 रीजन ऑफ द प्रोमोटर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रोमोटर का जो -10 से -35 वाला रीजन होता है वहां पर बेसिकली सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है। आगे लिखा है फॉलो बाय रिक्रूटमेंट ऑफ द आरएनए पोल सेकेंड कोर एंजाइम टू फॉर्म द होलो एंजाइम। देखो इसमें लिखा है कि पहले सिग्मा फैक्टर आकर बैठ गया है, इसके बाद फिर आरएनए पोल जो आरएनए पोल सेकेंड है उसका कोर एंजाइम आता है। तो ये बात तो गलत है ना, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है दोनों साथ में जाते हैं, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा। लेकिन इसमें कह दिया है सिग्मा फैक्टर आया है, फिर उसको फॉलो करता हुआ वहां पर आरएनए पोल 2 का जो कोर एंजाइम है वो आता है। तो डी स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। अब डी अगर गलत है तो देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज ए एंड सी। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। बी में देखिएगा क्या लिखा है। Abortive initiation events in prokaryotes result in the formation of short transcript 10 nucleotide in length, while such events in eukaryote result in formation of transcript of 75 nucleotide in length. Abortive initiation एक प्रोसेस होती है जो ट्रांसक्रिप्शन में होती है। देखो क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन वाला ये जो एंजाइम है मतलब आरएनए पोल सेकेंड जो है ये काफी सेंसिटिव होता है, और जो आरएनए बनता है वो काफी अनस्टेबल होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बार बार थोड़ा सा बनता है फिर वो ब्रेक हो जाता है, फिर थोड़ा सा बनता है आरएनए फिर ब्रेक हो जाता है, फिर बनता है फिर ब्रेक हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है बार बार ब्रेक डाउन होने की, इसको बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। जैसे यहाँ लिखा है abortive initiation refers to the repetitive synthesis and release of short nascent RNAs by RNA polymerase। मतलब कि abortive initiation क्या है? बार बार बनना और फिर रिलीज होना किसका? छोटे छोटे पीस का आरएनए के, तो उसको बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। तो ये अबॉर्टिव इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स में होता है, बिल्कुल सही बात है, और वो 10 न्यूक्लियोटाइड का ही होता है, यानी आसपास 10 न्यूक्लियोटाइड का ही होता है। बट यूकैरियोट्स में ये इनिशिएशन वाला जो अबॉर्टिव इनिशिएशन है ये नहीं मिलता है। तो यहां तक तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, लेकिन जहां यूकैरियोट का नाम आया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए सी में लिखा है प्रोमोटर एस्केप इन यूकैरियोट्स इज अकम्पेनिड बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज लार्ज सब यूनिट और इट्स सी टर्मिनल डोमेन। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो जो प्रोमोटर का एस्केप है वो कैसे होता है? जब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। बट यूकैरियोट के अंदर जो फिनोमिना है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? देखिए यहां पर ये जो आरएनए पोल सेकेंड है यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसके पास एक सी टर्मिनल डोमेन होता है जिसको CTD बोलते हैं, सी टर्मिनल डोमेन। यहां पर एक फैक्टर होता है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H, जिसके पास बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। उनमें से एक है एटीपीएस की एक्टिविटी और काइनेज की एक्टिविटी। तो ये क्या करता है, जैसे ही प्रोमोटर का पोर्शन खत्म हो जाता है तो ये पोल सेकेंड के जो सी टर्मिनल होता है उस पर फॉस्फोराइलेशन कर देता है। और कहां पर करता है? 5th पर और सेकंड पर, यानी ये जो CTD होता है उसमें 5th पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है सेरीन। तो उस सेरीन पर ये फॉस्फेट को ऐड कर देता है, जिससे ये होता है कि प्रोमोटर वहां पर एस्केप हो चुका है। तो यूकैरियोट में ये किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपने देखा A और C सही है, B भी गलत है और D भी गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा A एंड C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ टीआरएनए विद करेक्ट अमाइनो एसिड्स। इसमें लिखा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कितना अच्छे तरीके से होगा ये डिपेंड करता है कि जो टीआरएनए अमाइनो एसिड को वहां पर ट्रांसफर कर रहा है जहां प्रोटीन बनता है, वहां अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो ठीक अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करे। मान के चलो उस टीआरएनए ने रिक्वायरमेंट है वहां सेरीन की और उस टीआरएनए ट्रांसफर कर दिया है वहां पर वेलिन को, तो प्रोटीन क्या सही बनेगा? नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि टीआरएनए जो है अगर वो सही अमाइनो एसिड को वहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी सही होगा।
और टीआरएनए एक सही अमाइनो एसिड को वहां ट्रांसपोर्ट करे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जो ये चेक करता है कि टीआरएनए पर जो अमाइनो एसिड लगा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, देखो लिखा भी है, हाउएवर गिवन दैट द साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स आर नॉट सफिशिएंटली डिफरेंट, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज आर ऑफन प्रोन टू मिस एसाइलेटेड द टीआरएनए। अब इसमें बताया है कि मतलब जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं कुछ एक ऐसे हैं जिनका साइड चेन लगभग सेम होता है, जिसके कारण ये जो एंजाइम है जो ये चेक करता है कि सही टीआरएनए है या नहीं है, वो भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि साइड चेन क्या है, लगभग सेम होती है कुछ अमाइनो एसिड्स की, जिसके कारण ये जो एंजाइम है ये भी मिस एसाइलेट कर सकता है, यानी एक गलत अमाइनो एसिड को टीआरएनए से अटैच कर सकता है। और फिर पूछा है आपसे यहाँ पर कि इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, वन सच एग्जाम्पल ऑफ मिस एसाइलेशन इज ऑफ टीआरएनए थ्रेओनिन बाय THRS. In this context, following statement are being made about E. coli. इसमें लिखा है, इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि हमने देखा है कि ये जो THRS होता है ये क्या है, थ्रेओनिन टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है, जो क्या करेगा, जो थ्रेओनिन अमाइनो एसिड को उसके टीआरएनए से जोड़ता है, उसका नाम रख दिया गया है थ्रेओनिन अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब देखो इसमें लिखा है कि ये जो टीआरएनए होता है जिस पर थ्रेओनिन को अटैच करना था, ये एंजाइम किसी और को कर देता है, जिससे क्या हुआ है, मिस एसाइलेशन हुआ है। तो इसके रिगार्ड में आपसे कुछ स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कौन कौन सा सही है। फर्स्ट को रीड करते हैं, इट मिस एसाइलेटेड टीआरएनए थ्रेओनिन इक्वली विद सेरीन और सिस्टीन, यानी कि ये जो एंजाइम होता है ये कंफ्यूज हो जाता है किस किस के बीच में, सेरीन के बीच में, सिस्टीन के बीच में और थ्रेओनिन के बीच में, कि कौन सा थ्रेओनिन है। तो ये कब पॉसिबल है, अगर इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है लगभग सेम है तो ऐसा हो सकता है कि वो एंजाइम कंफ्यूज हो जाए। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या ये बात सही है। ये सेरीन का है अमाइनो एसिड, ये थ्रेओनिन का डायग्राम है और ये सिस्टीन का डायग्राम है। आप देख सकते हैं जो सेरीन है उसमें भी OH होता है, जो थ्रेओनिन है उसमें भी OH होता है, लेकिन सिस्टीन में कहीं पर भी OH नहीं है। तो कंफ्यूजन जो हो सकता है वो इन दोनों के बीच में हो सकता है, ना कि इन दोनों के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दोनों में ही अगर OH है, यहाँ पर भी OH है, तो इन दोनों में हो सकता है वो एंजाइम कंफ्यूज कर जाए, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर OH है ही नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लगभग गलत हो जाएगा कि ऐसा नहीं होता है। इसके बाद लिखा है, इट पोजेस अ डिस्टिंक्ट एडिटिंग साइट दैट प्रिफरेंशियली डीएसाइलेट द मिस एसाइलेटेड टीआरएनए, यानी इस एंजाइम के पास एक साइट होती है जिसका नाम है एडिटिंग साइट, और ये एडिटिंग साइट क्या करता है, जो मिस एसाइलेटेड टीआरएनए यानी टीआरएनए पर जो गलत अमाइनो एसिड लग चुका है उसको रिमूव कर देता है। तो ये बात ना बिल्कुल सही है। क्यों? देखो ये जो एंजाइम होता है, यहाँ डायग्राम मैंने लगाया है, ये क्या है, वो एंजाइम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आता है टीआरएनए, यहाँ पर आता है अमाइनो एसिड, दोनों को जोड़ देता है, जोड़ने के बाद फिर वो यहाँ ट्रांसफर कर देता है। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन हुआ है जब बिल्कुल सही चल रहा होता है। लेकिन देखो होता क्या है कि इस एंजाइम के पास दो साइट होती है, एक एक्शन साइट होती है जिसको कैटालिटिक साइट भी बोलते हैं, एक होता है एडिटिंग साइट। यहाँ पर ये जो एक्शन साइट होती है ये क्या करती है, अमाइनो एसिड को जोड़ता है एटीपी के साथ में, जिससे ये बन जाता है एसाइलेटेड अमाइनो एसिड। ठीक है, इसके बाद ये एडिटिंग साइट ऐसे ही खाली रहता है। जैसे ही अमाइनो एसिड के साथ में ये एटीपी एएमपी की फॉर्म में जुड़ जाता है, फिर यहाँ पर टीआरएनए आता है और टीआरएनए से जोड़ा जाता है कहाँ, एडिटिंग साइट में। अब जैसे ही ये अमाइनो एसिड एडिटिंग साइट में आता है तो ये एंजाइम फिर से चेक करता है कि क्या ये सही अमाइनो एसिड है या नहीं। तो एडिटिंग साइट अगर ये गलत होता है तो उसको रिमूव कर देता है। तो देखो अमाइनो एसिड गलत आएगा, ये हो सकता है कैटालाइट साइट उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए। ये जो कैटालिटिक साइट होती है मे बी वो गलती कर सकता है, लेकिन ये जो एडिटिंग वाली पॉकेट होती है या फिर साइट होती है ये कभी भी गलती नहीं करता है। ये क्या करेगा, अगर गलत आ भी गया है तो उसको रिमूव कर देता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफर हुआ है, अब यहाँ जुड़ चुका है। अगर ये गलत है तो अलग अलग कर देगा, अगर सही है तो फिर उसको जोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा है कि इसके पास एक एडिटिंग साइट होती है जो क्या करेगी, डीएसाइलेट कर देगी किसको, अगर टीआरएनए पर गलत अमाइनो एसिड लग गया है तो। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा ए स्टेटमेंट गलत है, बी सही है। तो ए गलत है तो ये गया, बी सही है तो बी केवल यहाँ पर है। तो हम सही आंसर पर तो आ चुके हैं, बी और सी सही आंसर। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो सी में लिखा है, द एडिटिंग ऑफ द मिस एसाइलेटेड टीआरएनए अकर फ्रीक्वेंटली इन सिस बिफोर द रिलीज ऑफ द मिस एसाइलेटेड टीआरएनए,
यानी ये जो साइट होती है एडिटिंग साइट, उस टीआरएनए को बाहर निकालने से पहले एक बार फिर से चेक करता है कि सही है या नहीं। और वो कैसे चेक करता है? सिस फॉर्म से चेक करता है। इसके पास भी दो फॉर्म होती है, सिस और ट्रांस। तो वो ये चेक करता है कि ये सही है या नहीं उसको रिलीज करने से पहले। तो वो किस फॉर्म से करता है? सिस फॉर्म से करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। देखो डी में क्या लिखा है, इट पोजेस अ डिस्टिंक्ट एडिटिंग साइट एग्जैक्टली दैट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द मिसएसाइलेटेड टीआरएनए एंड थ्रेओनीन टीआरएनए थ्रेओनीन। मतलब कि इसके पास ये जो साइट होती है एडिटिंग साइट, ये होती तो है लेकिन ये डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाती कि सही टीआरएनए कौन सा है और सही अमाइनो एसिड कौन सा है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अभी हमने पढ़ा है कि एडिटिंग साइट का ही काम होता है ये डिस्क्रिमिनेट करना कि सही अमाइनो एसिड आया है या नहीं, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है तो डी गलत हो जाएगा। ई में लिखा है द अमाइनोसाइलेशन एंड द एडिटिंग साइट ऑफ THRS आर द सेम। यानी कि मतलब कैटालिटिक साइट जो होती है और एडिटिंग साइट जो होती है वो सेम बता रहा है, लेकिन सेम तो नहीं होती है ना। अभी हमने पढ़ा है दो डिफरेंट साइट है। एक का काम होता है अमाइनो एसिड को चार्ज करना, यानी वहां पर जो एटीपी होता है उसको जोड़ना, और दूसरे का काम होता है ये चेक करना कि वो सही आया है या नहीं। सही आया है तो टीआरएनए से जोड़ देगा, नहीं है तो हटा देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा है कि दोनों ही सेम होते हैं तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए और बी और सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेशन ऑफ एमआरएनए ट्रांसलेशन इज अ मेजर मैकेनिज्म दैट मेंटेन स्टोइचियोमेट्रिक अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन टू आरआरएनए मॉलिक्यूल दे बाइंड टू। हम सभी जानते हैं सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, आर प्रोटीन और आरआरएनए। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है आर प्रोटीन की फॉर्मेशन से, और कहा है कि ये जो आर प्रोटीन होता है इसके लेवल को कैसे मेंटेन किया जाता है सेल के अंदर, इसके एमआरएनए को रेगुलेट कर कर, यानी वो एमआरएनए जो आगे जाकर आर प्रोटीन बनाएगा उसको रेगुलेट किया जाता है ताकि आर प्रोटीन का लेवल जो है सेल के अंदर ऑप्टिमम हो सके, ना ही ज्यादा और ना ही कम। अब आगे आपको बताया है कि इस एमआरएनए को रेगुलेट किया जाता है ऑप्टिमम कंडीशन के लिए, लेकिन कैसे किया जाता है ये बताया है कि ओपेरोन जो होता है, यानी ओपेरोन क्या है, ग्रुप ऑफ जीन। जब बहुत सारे जीन इकट्ठे हो जाते हैं उसको ओपेरोन बोलते हैं। तो सेल के अंदर वो ओपेरोन जो आर प्रोटीन को बनाता है वो ही बेसिकली हेल्प करता है इसके लेवल को मेंटेन करने में। सेल के अंदर लिखा भी है, ट्रांसलेशन रेगुलेशन is facilitated by general occurrence of the R protein gene in several operon containing the multiple gene। ठीक है, इसके बाद आपको ये चार स्टेटमेंट दी है और कहा है कि अगर सेल के अंदर R प्रोटीन फ्री फॉर्म में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, यानी आर प्रोटीन बनता ही जा रहा है, तो सेल के अंदर ये आर प्रोटीन अगर फ्री फॉर्म में ज्यादा हो जाता है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है ताकि उस आर प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम हो सके। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा फॉलो किया जाएगा। तो देखो इसके लिए मैं आपको बता देती हूं। देखो यहां पर एक डायग्राम लगाया है, ये है आर प्रोटीन जीन, यानी वो डीएनए का जीन जो आर प्रोटीन की आगे जाकर फॉर्मेशन करेगा। इस जीन से बनता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर प्रोटीन का एमआरएनए। फिर ये आर प्रोटीन का एमआरएनए ट्रांसलेशन करता है और आर प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन अगर सेल के अंदर आर प्रोटीन का लेवल बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है, तो इसको रोकने की जरूरत है। इसको रोकता कौन है? ये खुद आर प्रोटीन ही अपना इनहिबिशन करा लेता है। यानी कैसे? जितना भी आर प्रोटीन बना है अगर वो ऑप्टिमम है तो चलता रहेगा, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो ये आर प्रोटीन खुद आएगा वापस और इस एमआरएनए पर बाइंड हो जाता है। क्यों बाइंड हो जाता है? ये बताने के लिए कि आर प्रोटीन बहुत सारा हो चुका है सेल के अंदर और आर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या होता है, ये आर प्रोटीन एमआरएनए पर बाइंड हो जाता है उसको इनहिबिट करने के लिए। ठीक है, अब ये तो बताया है ये प्रोसीजर। अब देखो यहां पर ये आरआरएनए जीन है, ये आरआरएनए प्रोटीन है, दोनों मिल जाते हैं तो बनता है राइबोसोम। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा फॉलो करना है, तो ये थर्ड को पढ़िएगा एक बार। द फ्री आर प्रोटीन जो होते हैं बाइंड कर जाते हैं एमआरएनए पर और क्या कर देते हैं, डाउन रेगुलेट कर देते हैं उसके ट्रांसलेशन को। तो ऐसे तो हमने पढ़ा है, क्या करते हैं, ये आर प्रोटीन एमआरएनए से बाइंड कर जाते हैं और उसके ट्रांसलेशन को डाउन रेगुलेट कर देते हैं। तो बस बाकी पढ़ने का जरूरत है ही नहीं, हमारा सही आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन द प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ एन अपस्ट्रीम जीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ जीन इन एन ओपेरोन ऑफन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ द डाउनस्ट्रीम जीन प्रोडक्ट
दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फिनोमिनन ऑफ पोलर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। यानी क्वेश्चन कहां से आया है, पोलर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन से आया है। ये क्या होता है, देखो एक ओपेरोन जो होता है, जो ग्रुप ऑफ जीन होता है, उसके पास बहुत सारे जीन होते हैं एक ओपेरोन में, और वो जो जीन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो जीन अप स्ट्रीम पर है, यानी कि ऊपर है, स्टार्टिंग में है, अगर उस जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाता है, यानी वहां पर स्टॉप कोडोन आ जाता है, तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो रुक जाएगा, जिसके कारण बाकी की जो जीन है, इसके साइड में जो जीन है, उनका ट्रांसक्रिप्शन भी, उनका ट्रांसलेशन भी रुक जाता है। उसको बोलते हैं पोलर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। जैसे आप इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, मान के चलो आपके पास ये एक डीएनए है, इस डीएनए से बना है ये एमआरएनए, ठीक है। इस एमआरएनए में बहुत सारे जीन है, देखो जैसे यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। ये जीन अलग प्रोटीन बनाता है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। कहा है कि अगर यहां पर म्यूटेशन हो जाए, अगर यहां पर म्यूटेशन हो जाए तो इसके कारण इन प्रोटीन की फॉर्मेशन भी नहीं होती। यानी कि जो म्यूटेशन हुआ है वो इस जीन में हुआ है, लेकिन इसके कारण इन सभी का भी ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, ये प्रोटीन भी नहीं बन पाते हैं। इसको बोलते हैं पोलर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, यानी कि अ पोलर म्यूटेशन इफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ डाउन स्ट्रीम जीन और ओपेरोन। यानी कि जो डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो बाद वाले जीन होते हैं, उनका भी प्रोटीन फॉर्म नहीं होता, उसको ही बोलते हैं पोलर म्यूटेशन इफेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये क्वेश्चन इसके रिगार्ड में ही दिया गया है और आपसे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछा है कि उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं फर्स्ट को। इट अकर प्राइमरली बिकॉज द टर्मिनेशन कोडोन जनरेटेड इन द अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम leads to termination of protein synthesis, depleting the ribosome for translation of the downstream ORF, but it does not affect the process of transcription। बिल्कुल ये बात तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। क्या कहा है कि ये जो पोलर इफेक्ट है ये कैसे होता है, कब होता है, यदि स्टार्टिंग वाले जीन में म्यूटेशन हो जाए, वो भी कौन सा, नॉनसेंस म्यूटेशन अगर हो जाता है, इस वजह से प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो टर्मिनेट हो जाती है और राइबोसोम भी वहां से चले जाते हैं। तो ये होता है पोलर इफेक्ट। लेकिन कहा है बट इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। स्टेटमेंट में ये पूछा है कि ये तो बता दिया है कि इसके कारण इनका सिंथेसिस नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके कारण ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखो सेल कोई भी बेकार एमआरएनए को अपने पास नहीं रखेगा। जो बेकार है, जो गंदे प्रोटीन बनाता है, जो सेल को अफेक्ट कर सकता है, उन सभी एमआरएनए को सेल अपने अंदर टॉलरेट नहीं करेगा। तो अब ये क्या पता लगा है कि ये एमआरएनए के पास कुछ म्यूटेशन हो रखा है। ठीक है, ये क्या है, एमआरएनए है जिसके अंदर यहाँ म्यूटेशन हुआ है, जिसके कारण इन सब का भी सिंथेसिस नहीं हुआ और इसका भी नहीं हुआ। तो ऐसे एमआरएनए को बनने ही नहीं देना है। ठीक है, ऐसा एमआरएनए जिसमें म्यूटेशन है तो उस एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया जाता है, जिससे कि और ऐसे एमआरएनए ना बने। ठीक है, ये रोका कैसे जाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप किया जाता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन की हेल्प से। आप जानते होंगे कि ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। तो यहां पर ये जो टर्मिनेशन किया जाता है ये रो डिपेंडेंट होता है। क्यों? देखो मैं बता देती हूं। जो रो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंड करता है कि जो आरएनए बन रहा है उसके अंदर ही कुछ बेस पेयर्स होते हैं जो स्टेम लूप की फॉर्मेशन कर देते हैं और जिससे टर्मिनेशन होता है। लेकिन ये जो रो इंडिपेंडेंट है ये कब होता है, जब पूरा आरएनए बन जाता है तब होता है। लेकिन ये जो रो डिपेंडेंट है इसको हम बीच में भी करवा सकते हैं। यानी मान के चलो कोई आरएनए है, उसका ट्रांसक्रिप्शन हमें रोकना है, बीच में ही रोकना है, स्टार्टिंग में ही रोकना है, तो वहां रो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। क्योंकि रो इंडिपेंडेंट कब होता है, जब कंप्लीट आरएनए बन जाता है। लेकिन हमें बीच में ही रोकना है तो हमें रो फैक्टर को वहां इंट्रोड्यूस करना होगा और रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन हमें करवाना होगा। ठीक है, तो यहां पर भी इसे रोकने के लिए, इस ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ए क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें लिखा है कि यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को अफेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन किया जाता है। तो ए स्टेटमेंट तो हुआ हमारा गलत, तो यानी कि ये फोर्थ चला गया, ये फर्स्ट चला गया। ठीक है, अब एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, बी को पढ़ते हैं। द फिनोमिनन ऑफ पोलर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन अकर
only in the operon where the point mutation leading to creation of nonsense mutation। ये जो पोलर इफेक्ट है केवल वहां देखने को मिलेगा जहां पर नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, जिससे कि लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। गलत है। अगर पोलर इफेक्ट हुआ है तो वहां पर रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है, ना कि रो इंडिपेंडेंट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सी में लिखा है while the presence of termination codon in the upstream ORF may deplete the ribosome that travel down to the downstream ORF, the depletion of ribosome downstream of the nonsense mutation allowed loading to the Rho factor that then result in premature transcription termination। बिल्कुल सही बात है। जैसे ये पता लगता है कि यहाँ पर नॉनसेंस म्यूटेशन हो रखा है तो ये राइबोसोम ही क्या कर देता है, यहाँ रो फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर देता है, जिससे उस ट्रांसक्रिप्शन का पहले से ही टर्मिनेशन कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पर रो फैक्टर का यूज किया जाता है उसको टर्मिनेट करने के लिए। तो सी भी हमारा सही है। तो देखो यहाँ पर बी गलत है, ए भी गलत है, सी सही है। अब हमें देखना है तो देखो सी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है यानी थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं आगे क्या दिया है। डी में देखो प्रेजेंस ऑफ द सप्रेशर टीआरएनए रीडिंग द नॉनसेंस कोडोन जनरेट बाय द म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर द कॉजिंग अ पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। देखो यहाँ पर आया है सप्रेशर टीआरएनए के बारे में, मैं आपको बता देती हूँ ये क्या होता है। देखो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही स्टॉप कोडोन आते हैं तो प्रोटीन का सिंथेसिस बंद हो जाता है। लेकिन क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टॉप कोडोन के लिए कोई अमाइनो एसिड है ही नहीं सेल के अंदर जो वहां पर कोड कर सके। अब अगर अमाइनो एसिड नहीं है तो टीआरएनए भी नहीं है, इसीलिए जब स्टॉप कोडोन आता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ना ही कोई टीआरएनए है ना ही कोई अमाइनो एसिड है। अब यहां लिखा है कि ये टीआरएनए जो होता है अगर उसमें ऐसा म्यूटेशन हो जाए, किसी टीआरएनए में कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि वो स्टॉप कोडोन को भी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दे, तो अगर कोई टीआरएनए स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है तो वहां पर वो अमाइनो एसिड ला देगा और प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। समझ आई बात? तो देखो लिखा क्या है, एक सप्रेसर टीआरएनए जो होता है वो टीआरएनए है जिसमें म्यूटेशन हो गया है, कहां पर? एंटी कोडोन रीजन में, और उस म्यूटेशन के कारण वो रिकॉग्नाइज करने लगा है स्टॉप कोडोन को, जिससे वो वहां पर अमाइनो एसिड को इंसर्ट कर देता है और प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। यानी स्टॉप कोडोन आया था, फोटोसिंथेसिस को प्रोटीन सिंथेसिस को रुकना था, लेकिन इस सप्रेसर टीआरएनए के कारण उस इफेक्ट को बंद कर दिया गया है। तो देखो यहां पर लिखा क्या है कि सप्रेसर टीआरएनए के कारण, देखो यहां पर लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ द सप्रेसर टीआरएनए रीडिंग द नॉनसेंस कोडोन, मतलब कि सप्रेसर टीआरएनए क्या करता है, नॉनसेंस को भी कोड कर लेता है, रीड कर लेता है। रीड करने के बाद वो जो म्यूटेशन हुआ है उसको कर सकता है, यानी देखो इसमें लिखा है कि पोलर इफेक्ट को कर दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हालांकि करता क्या है कि अगर सप्रेसर टीआरएनए आ जाता है तो वो पोलर म्यूटेशन को डिमिनिश कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है, लेकिन यहां लिखा है कि वो करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ई में क्या है, प्रेजेंस ऑफ द सप्रेसर टीआरएनए रीडिंग द नॉनसेंस कोडोन, ओके, जनरेट बाय द म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन के कारण जो नॉनसेंस कोडोन आया था उसको रीड कर लेता है ये सप्रेसर टीआरएनए, जिस वजह से ये डिमिनिश कर देता है किसको, जो पोलर इफेक्ट हुआ है उसके इफेक्ट को डिमिनिश कर देता है। ये कौन? सप्रेसर टीआरएनए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा सी और ई स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। ओके, तो सारे क्वेश्चंस जो पार्ट सी के अंदर आए हैं वो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।